हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। तो आज डेट है 26 जून 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि हिंदू में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो ये कॉर्नर में हम आर्टिकल देख रहे हैं, ये कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी वहां के 2 जर्नलिस्ट को 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं और इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, इन इश्यूज को हम इस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो नीचे हम आर्टिकल देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड है। स्मार्ट सिटीज का जो टॉपिक है हमारे सेकंड पेपर में आता है। तो जो कुछ भी चीजें इसमें हैं, इन्होंने डाटा के कलेक्शन पर और उसके इंप्लीमेंटेशन में यूज पे काफी फोकस किया है। तो हम उसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है प्लस इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ जो सेंटर में हमें ये टॉपिक मिल रहा है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनकी जो यूएस की विजिट है वो कंटिन्यूड है। आज उनकी मुलाकात होगी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उससे रिलेटेड इंडो यूएस रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने इंडो यूएस रिलेशन को विद बैकग्राउंड डिस्कस किया था। बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पर देखेंगे और आज के आर्टिकल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। 3 सेक्शन में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है, उस हिसाब से हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ जो नीचे का आर्टिकल है वो किस तरीके से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में कुंबले जी का जो विवाद चल रहा था विराट कोहली के साथ, उन सारी चीजों को मिक्स करके कुछ बातें इसमें कही गई हैं। अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स मुझे इसमें नहीं लगे, तो कभी इसमें अगर अच्छा इससे रिलेटेड आर्टिकल आता है तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी साइड में जो 9th नंबर का पेज पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, उसमें आज मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, तो आज हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमारा है वो है प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो टॉपिक हम हिंदू के आर्टिकल से या न्यूज से पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस के किस हिस्से को टच करता है और वो हमें कहां हेल्प करने वाला है। तो ये जो हमारा प्रिविलेजेस का टॉपिक है ये पेपर 2 में आता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, पेपर 2 से एसोसिएटेड है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। ये जो टॉपिक यहां पर मैंने लिखा है ये हमारे ओरिजिनल सिलेबस में यूपीएससी के मेंशन है। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहां कहां एसोसिएट हो रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, यहीं से बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएटेड है ये टॉपिक। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम बात कहां कर रहे हैं और क्या यूटिलिटी है इस टॉपिक की जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट तो यही है कि जो कर्नाटका की असेंबली है उसने 2 जर्नलिस्ट को जेल किया क्योंकि उन्होंने कुछ लेजिस्लेटर्स को डिफेम किया था अपने जर्नल्स में। ठीक है, जेल टर्म के अलावा इनके ऊपर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ठीक, 10,000 का जुर्माना लगाया गया। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आज की जो हिंदू का एडिटोरियल था उसके बैकग्राउंड में तो नहीं, बट 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी हिंदू में और मैंने यहां कुछ जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो 2 दिन पहले जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी इससे रिलेटेड, वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इसमें और क्या बातें हैं वो ये है कि अगर ये जो एडिटर्स हैं, ये एडिटर्स जो जनरल है हाई बैंगलोर येलाहंका वाइस, ये इसके एडिटर्स हैं जिनके ऊपर ये पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट जेल की जो सजा दी गई है। अगर ये अपना फाइन पे करने में असमर्थ होते हैं, नहीं पे कर पाते हैं, तो इनको 6 महीने की एडिशनल जेल की सजा दे दी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जो सजा ये दी गई है ये स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेज कमेटी के थ्रू दी गई है। 2014 में इन्होंने, सितंबर 2014 में इन्होंने एक जर्नल में इन एडिटर्स ने लिखा था जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि इसमें इन्होंने कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिफेम करने की कोशिश की। तो ये केस वहां की जो प्रिविलेज कमेटी थी उनके पास गया और उन्होंने इनको ये जो पनिशमेंट थी वो दी। अब ये समझने वाली बात है कि ये प्रिविलेज कमेटी क्या है और कैसे इनको ये अथॉरिटी मिलती है कि ये किसी एडिटर को डिफेम करने के लिए पनिश कर सकते हैं। तो प्रिविलेजेस जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के और पार्लियामेंट के, ये उनको क्यों दिए गए हैं? प्रिविलेजेस तो वही होते हैं कि कुछ विशेषाधिकार हैं उनके पास कि उनकी जो ड्यूटीज हैं
वो सही तरीके से परफॉर्म की जा सके। तो क्यों दिए गए हैं, ये देखने वाली बात है। प्रिविलेजेस व्हाई, कॉन्स्टिट्यूशन इनको ये प्रिविलेजेस देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या एमएलएस को, ताकि जो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सिक्योर रहे। जैसे हमने कुछ एक प्रोविजंस और भी पॉलिटी में पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे कि जो कुछ भी वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बोलते हैं, उन कही गई बातों के लिए या वहां किए गए एक्ट्स के लिए वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उनके कहे गए शब्दों के लिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहे हैं या स्टेट लेजिस्लेचर्स में कहे हैं, उनको पनिश नहीं कर सकता। तो उनका जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी फ्रीडम सिक्योर रहे, इसलिए कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनको दिए गए हैं। दूसरा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको इन्फ्लुएंस ना करे, उनको प्रेशराइज ना करे उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के दौरान, इसलिए कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलएस को। अब मुद्दा यह है कि किस तरीके से जो ये प्रिविलेजेस हैं इनका मिसयूज किया गया है या किया जाता है। जैसा कि हिंदू इस आर्टिकल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज कर रहा है कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर के इस एक्ट को। इनका कहना है कि ये जो एक्ट था लेजिस्लेचर का वो बहुत ही र्यूड था और गलत था। उनका ये मानना है कि ये एक्ट सिर्फ जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं या जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हाउस है, उसकी इमेज को बचाने के लिए किया गया है। दूसरा, ये एक मैकेनिज्म है। इस आर्टिकल के जरिए जो हिंदू कहना चाहता है वो ये है कि ये जो मैकेनिज्म है, थोड़ा गला फंस रहा है मेरा, ये जो मैकेनिज्म है ये कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको क्रिटिसिज्म से बचाने का एक जरिया बन गया है, जो ये आर्टिकल में कहते हैं। दूसरा, कि किस तरीके से किसी भी जर्नलिस्ट को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके प्रिविलेजेस को नुकसान पहुंचाता है उसको पनिश किया जाएगा, इसका कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है। अब देखिए कोडिफाइड लॉ क्यों नहीं है। जब इनिशियल फेज में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था या पार्लियामेंट प्रिविलेजेस को डिक्लेयर किया जा रहा था तो उस समय बहुत कुछ क्लियर था नहीं और बहुत इनिशियल फेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हमें ऐसी जरूरत महसूस हो नहीं रही थी, ठीक है, कि इन लॉज को कोडिफाई किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, किस तरीके से इन प्रिविलेजेस का मिसयूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये कहीं ना कहीं अब जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए या उनकी इमेजेस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू बहुत हार्ड शब्दों में क्रिटिसाइज करता है कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर के इस इवेंट को, कहता है ये बहुत ही र्यूड और गलत तरीके का डिसीजन था जिसमें पनिश किया गया 2 जर्नलिस्ट को, ये उनकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक मैकेनिज्म बन गया है जिसके थ्रू जो स्टेट के या सेंटर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने क्रिटिसिज्म को सिक्योर करते हैं, खुद को क्रिटिसिज्म से बचा लेते हैं, ठीक है। एक बात और है कि किस तरीके से अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई अदर पर्सन जो है वो जो लेजिस्लेचर है उनके प्रिविलेजेस को नुकसान पहुंचाता है तो क्या मेथड होगा या क्या बेस होंगे उनको पनिश करने का, इसका कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ठीक है। इस चीज का कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। अब कोडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? जब कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को मेंशन किया गया था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इनिशियल फेज में था और हमने ये एज्यूम किया था कि जब आगे डेवलपमेंट्स होंगे तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो कोडिफाइड कर देंगे इन लॉज को, बट अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बहुत अच्छी तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, आपको इस पॉइंट को जरूर याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके कोई भी कोडिफाइड लॉ हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जब भी सब्जेक्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच के लिए तो उसका कोई भी क्लियर बेसिस नहीं होता है और मेरिट को बहुत कम कंसीडर किया जाता है, किसी भी बेसिस पर उनको
पनिश कर दिया जाता है। दूसरा, एक नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी जाता है ये पॉइंट कि वही लोग इस डिसीजन को दे रहे होते हैं जिनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया गया होता है। मतलब डिसीजन वही दे रहा है जिसके खिलाफ केस है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट तो एक है। अगला हम देखते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने ये कदम उठाया और पनिश किया तो जर्नलिस्ट को, यहां एक क्वेश्चन है, ये एक ओपन क्वेश्चन है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी है कि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच के लिए किसी को जेल तक की पनिशमेंट दे। ये एक ओपन क्वेश्चन है, बट ये क्रिटिसिज्म में आता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि क्या आगे होना चाहिए। आगे ये है कि जो पावर्स है पनिश करने की, उनको बहुत ही न्यूट्रलिटी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब कि उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए और पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ जब भी किसी को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच के लिए पनिश किया जा रहा है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो बात ये वे फॉरवर्ड में कहते हैं वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच के लिए पनिश किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाना चाहिए ताकि जो मेंबर्स हैं हाउस के, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर हों या पार्लियामेंट के मेंबर्स हों, उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सके, ना कि उनको उनके क्रिटिसिज्म से बचाया जा सके। ध्यान दीजिए कितना अच्छा पॉइंट है ये, कि उनको उनके क्रिटिसिज्म से बचाया जा सके, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जा सके। अगला जो सजेशन ये देते हैं, वे फॉरवर्ड देते हैं, वो ये है कि लेजिस्लेचर्स जो हैं, इस केस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो इस पोजीशन में थे कि वो अपने स्टैंड को क्लैरिफाई कर सके कि जो क्रिटिसिज्म उनका किया गया है वो सही है या गलत है। अब इस मुद्दे पर ये कोई तुक नहीं बनता था कि उनको इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाए कंटेम्प्ट के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल में कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एक तरीके से कि कोई जरूरत नहीं थी उनको इम्प्रिजनमेंट करने की, बिकॉज उनके पास पूरा स्कोप था लेजिस्लेचर्स के पास कि अपने स्टैंड को क्लियर कर सके। अगला जो वे फॉरवर्ड में ये बताते हैं वो ये है कि अब वो समय आ गया है, हमारी डेमोक्रेसी ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है और हम आज एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हैं और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अब वो समय आ चुका है कि हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच का जो प्रोसीजर है उसको कॉडिफाई कर देना चाहिए लेजिस्लेचर्स को, और ये अथॉरिटी इफ पॉसिबल तो हायर जुडिशरीज को सौंप देनी चाहिए कि वो किस तरीके से पीनल एक्शन लेंगे अगर इन प्रिविलेजेस का ब्रीच होता है तो। ठीक है, एक और ये पॉइंट कहते हैं कि जब भी ऐसे केसेस को स्यू करती है स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट, तो उन्हें पब्लिक ओपिनियन का जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, वो पब्लिक से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, तो उनके ओपिनियन मैटर करते हैं। तो ये टॉपिक हमने यहां पर डिस्कस किया। इस पर एक क्वेश्चन है, आप इसका रिप्लाई करिए कि कर्नाटका लेजिस्लेचर डिसीजन टू इन्फ्लिक्ट pecuniary fine and 1 year imprisonment to 2 journalists may impact the right to freedom of speech and expression and freedom of press too। मतलब ये किस तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के तहत दी गई है और जो प्रेस की फ्रीडम है उसको किस तरीके से ब्रीच करता है। आपको इसको फॉर्म करना है, इस आंसर को अच्छी फॉर्मेटिंग करनी है, अच्छा इंट्रोडक्शन डालते हुए इस आर्टिकल से जो भी आपको हेल्प मिलती है उससे लीजिए और इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। दैट विल बी हेल्पफुल इन मेंस। तो जो अगला टॉपिक है वो स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड है। हमारे इस पेज पर जो नीचे वाला हमने इंट्रोडक्शन में देखा भी था, तो अब ये जो स्मार्ट सिटीज का टॉपिक है ये कहां हमें एसोसिएट करता है हमारे सिलेबस से। तो ये एक पॉलिसी है स्मार्ट सिटी, तो ये पेपर 2 से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है वो ये है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारे ओरिजिनल सिलेबस में मेंशन है और उससे स्मार्ट सिटीज के इस टॉपिक को एसोसिएट किया जा सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज से। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अभी 30 नई स्मार्ट सिटीज को डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है। ठीक है, और इन 30 सिटीज को अनाउंस करने के बाद अभी जो टोटल स्मार्ट सिटीज अनाउंस की जा चुकी हैं उनके जो नंबर्स हैं वो 90 हो चुके हैं, 90। ठीक है,
मैं आपको बता दूं कि टोटल 100 स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर की जानी है और 90 के जो नाम्स हैं वो रिवील किए जा चुके हैं, 30 के अभी रिसेंटली किए गए हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है स्मार्ट सिटीज की, अगर आप अपनी भाषा में समझे तो देखिए स्मार्ट सिटीज की डेफिनेशन तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजम्पशन से फॉर्म कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पार्टिकुलर डेफिनेशन हो सकती है स्मार्ट सिटीज की, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं हो सकती। दूसरा कि पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री एंड सिचुएशन टू सिचुएशन जो डेफिनेशन होती है स्मार्ट सिटीज की वो वेरी करती है। ठीक है, अभी जो इंडिया ने कॉन्सेप्ट लिया है स्मार्ट सिटीज का, उसमें हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये फोकस करता है कि सिटीज को प्रमोट किया जाए और उनका जो कोर इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है उसे इनहेंस किया जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जाए, बढ़ाया जाए और एक ऐसा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो कि लंबे समय तक मेंटेन रहे, चले। ठीक है, तो यहां पर जो ये एक वर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि स्मार्ट सिटीज का एक मेजर एम क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज को बढ़ाना है और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, डिजिटलाइजेशन को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपको लगता है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में स्मार्ट सिटीज को डिफाइन करने की जरूरत है तो आप इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। अब स्मार्ट सिटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पहला तो हम यही देख सकते हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो यहां पर हम देख सकते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया जाए, क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बनाया जाए ताकि वो इन्वायरमेंट लंबे समय तक मेंटेन रहे, स्मार्ट सॉल्यूशंस लिए जाएं, जो डेली लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाए जाएं। जैसे हम देख सकते हैं कि घरों में वाटर मीटर फिक्स किए जा सकते हैं कि कौन सा घर है, कितने पानी को डेली वो यूज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और भी स्मार्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है सर्विस डिलीवरी के लिए। ठीक है, और हम यहां पर देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज को इस तरीके से डेवलप करना ऑब्जेक्टिव है कि वो एक मॉडल बन जाए और आगे इंस्पायर करे और स्मार्ट सिटीज के क्रिएशन में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर आपके क्वेश्चंस में आपसे स्मार्ट सिटीज के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं तो दीज पॉइंट मस्ट बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अब अगला जो हमारा आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है हम इसी की बात अभी कर रहे हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि इसमें इन्होंने डाटा की यूज पे काफी फोकस किया है। इनका कहना है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं अर्बन इंडिया में वो अब बहुत खराब हो गई हैं, उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है अभी तक। इसके एग्जाम्पल के लिए अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए इस आर्टिकल में बताते हैं कि जो 81 सिटीज 90 सिटीज में से हैं वो अभी भी फंड की उम्मीद में है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंश्योर किया जा सके, एक सही रेट पर लोगों को घर प्रोवाइड करवाया जा सके, अच्छे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स खोले जा सके, रीडिजाइन किया जा सके रोड्स को, मतलब जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा ये कहते हैं कि जो डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। देखिए, जब तक हमारे पास रियल डेटा नहीं होता है तब तक हम प्लान्स को बहुत इफिशिएंटली बना भी नहीं पाते हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इनका यह मानना है कि गवर्नमेंट ने जो अप्रोच ली है, एडॉप्ट की है स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने के लिए, वो जो अप्रोच है वो मैनेज्ड अर्बनाइजेशन की है। ये टर्म अच्छे से समझिए, व्हाट इज मैनेज्ड अर्बनाइजेशन। ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे इसको इसलिए पूछ सकती है क्योंकि जो अभी ग्लोबल सिटीज समिट हुई थी सिंगापुर में, उसमें जो बान की मून है उन्होंने भी मैनेज्ड अर्बनाइजेशन की बात की थी। ये एक एडिशनल पॉइंट मैं यहां पर रख रहा हूं। तो मैनेज्ड अर्बनाइजेशन ये होता है कि आप जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैनेज करें और सर्विस डिलीवरी को इफिशिएंटली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, हमारी फ्यूचर की जो जेनरेशन है उस तक जो उसका बेनिफिट है वो ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैनेज्ड अर्बनाइजेशन को हम
इंश्योर कर सकते हैं। तो मैनेज्ड अर्बनाइजेशन पे मैंने आगे एक क्वेश्चन भी पुटअप किया है, मैं उम्मीद करूंगा आप उसका रिप्लाई करेंगे। इसमें जो वो एक बात आर्टिकल में कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी है स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने की वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास होनी चाहिए थी, जबकि गवर्नमेंट ने जो ये अथॉरिटी है ये स्पेशल पर्पस एक व्हीकल बनाकर उसको दे दिया है, जिसको बनाया गया है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि जो अथॉरिटी म्युनिसिपल काउंसिल्स के पास होनी चाहिए थी वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, जिसको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, उसको दे दिया गया है। और ये उनकी विश एंड विल पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इस डेवलपमेंटल वर्क को प्रोसीड करेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल्स को इसलिए भी देना फायदेमंद हो सकता था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या काउंसिल्स वहां की बेसिक नीड्स से अवेयर होते हैं, उनके पास वहां की जरूरतों का प्रॉपर डाटा होता है और वो वहां की जरूरतों के इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं यहां पर। अगला जो यहां पर इन्होंने बात की है वो ये की है कि अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये बताएं कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को बनाया गया था स्मार्ट सिटीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उन्होंने अपने काम को कहां तक प्रोसीड किया है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस पॉलिसी को लाए और स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाए। ठीक है, तो अब ये जरूरत है कि उनके फंक्शंस को रिव्यू किया जाए। ठीक है, होप तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं आर्टिकल में 1-2 बातें जो और हैं, वो ये है कि ये जरूरत है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीज की उसको इंप्रूव किया जाए। और यहां पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीज की वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट जो अवेलेबल डाटा है उसको किस तरीके से अप्रोच करता है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो मैकेनिज्म होगा डेटा का वो ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेगा और ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाएगा कि वो अपने काम को सही तरीके से करें। दूसरी बात यहां पर ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है सर्विस डिलीवरी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बताते हैं कि शिकागो स्ट्रीट में वहां पर लोगों के पास ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है, वो चेक कर सकते हैं कि जिस जगह पर वो हैं वहां की एयर क्वालिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट किस तरीके से है, कितना क्राउडी है या किस तरीके से जो सर्विस डिलीवरी है उसके लिए अवेलेबल है, और वाटर अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके के जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं वो ऑप्ट किए जा सकते हैं स्मार्ट सिटीज के लिए। वे फॉरवर्ड में कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, वो ये है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं जिनको काम सौंपे गए हैं स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट के लिए, उनका जो इंटरवेंशन है वो अभी भी बहुत वीक है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दूसरी जो बात वो बोलते हैं वो ये है कि रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बस सर्विसेज हैं या मेट्रो सर्विसेज हैं, स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू उनको बताना चाहिए कि किस तरीके की सर्विसेज वो डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, एक जो बात यहां पर है वो ये है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट डाटा है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि जब वेस्ट मैनेजमेंट डेटा को पब्लिक कर दिया जाएगा तो इससे फायदा क्या मिलेगा। अगर वेस्ट मैनेजमेंट डाटा आपके पास अवेलेबल है और आप देख रहे हैं कि किसी जगह पे जो वेस्ट है उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया है, तो आप अथॉरिटीज को फोर्स कर सकते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है वो अथॉरिटीज को फोर्स कर सकता है कि जो उनको काम असाइन किया गया है वो उसको ईमानदारी से करें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट डाटा वगैरह को पब्लिक कर देना चाहिए ताकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा बढ़े और जो अथॉरिटीज हैं उनकी पब्लिक के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाया जा सके। दूसरा ये एक यहां पर काफी अच्छी बात है, ये इन्होंने जो यहां पर आर्टिकल में बताई है, ये आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं कि जो वाइब्रेंट लाइफ होती है सिटीज की वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें, सारा सॉल्यूशन आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें सर्विस डिलीवरी का, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है
कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैसा है उस सर्विस डिलीवरी का। जो सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उस सर्विस को पाने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो इंप्रूव होना चाहिए, तभी उस टेक्नोलॉजी लेड जो विजन है उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने मेंस के आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो विजन है वे फॉरवर्ड में बताते हैं कि पॉल्यूशन फ्री कॉमन्स होनी चाहिए। कॉमन्स मैंने एक आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे प्लेसेस जो सभी के यूज के लिए ओपन होते हैं, बीचेस हो गए, पार्क्स हो गए, इन्हें हम कॉमन्स कह सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स की बात करें तो जो ओपन सीज होते हैं उन्हें ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। अंटार्कटिका को हम ले सकते हैं, उन्हें ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है, और इजिली मोबिलिटी होनी चाहिए किसी भी जगह पर, रिलायबल सिविल सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये वो वे फॉरवर्ड में ये सारी बातें ये यहां पर मेंशन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है, आप इसे लिखने की कोशिश करिए, इसके रिप्लाई को देने की कोशिश करिए। व्हाट इज मैनेज्ड अर्बनाइजेशन? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट डाटा शेयरिंग बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज कैन प्रूव एन एफिशिएंट टूल इन मेकिंग स्मार्ट सिटीज स्मार्टर? ठीक है, तो डेटा शेयरिंग जो है और डेटा का एफिशिएंट यूज किस तरीके से स्मार्ट सिटीज के विजन को पूरा करेगा और मैनेज अर्बनाइजेशन क्या है, आप इस क्वेश्चन को लिखिए। चलिए, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो इंडो यूएस रिलेशन से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 से रिलेटेड है। पेपर 2 में आईआर के 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 ओरिजिनल हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें से ये 2 से एसोसिएट किया जा सकता है। जैसे जो पहला ये मेंशन किया जा सकता है वो बायलैटरल ग्रुपिंग से मेंशन किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए, यहां पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अलावा किसी कंट्रीज से रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारी बायलैटरल ग्रुपिंग में आ जाता है। दूसरा, इसका जो इंपैक्ट होगा वो हमारे इंडियन डायस्पोरा पे होगा, तो ये इससे भी एसोसिएट किया जा सकता है। तो मैंने सीधा सिलेबस से उठा के 2 टॉपिक्स यहां पर मेंशन किए हैं और इन दोनों से एसोसिएटेड है। तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट मैंने आपको इंडो यूएस रिलेशन के बारे में पहले भी बताया था कि किस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस का जो इंक्लाइनमेंट था वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। उन्होंने 1954 में पाकिस्तान को सेंटो का, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो सेंट्रल एशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको यूएस ने सेंट्रल एशिया में अपने स्टैंड को स्ट्रांग रखने के लिए बनाया था। पाकिस्तान को यूएस उसका मेंबर बनाता है, तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बढ़ाता है। लेकिन 1961 में जो नेहरू जी थे वो नैम साइन करते हैं और जब 1962 में कैनेडी चुनकर आते हैं तो रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन 1963 में कैनेडी का असैसिनेशन कर दिया जाता है, उसके बाद हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब निक्सन आते हैं 1970s के दौर में तो वो क्लियर कर देते हैं कि द कंट्री इज नॉट विद मी, इज अगेंस्ट मी। और 1971 के वॉर में जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद 1974 में जब हम पोखरण फर्स्ट का अपना न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, स्माइलिंग बुद्धा, तो उसमें बहुत सारे सैंक्शंस यूएस हमारे ऊपर लगाता है। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि 1971 से 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का इंटीग्रेशन होता है, तब तक हमारे रिलेशन जो थे वो यूएस के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे। 1998 में जब हमने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तब भी यूएस ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन लेटर ऑन हमने उनको कन्विंस किया, यूएस को और यूरोपियन कंट्रीज को, कि वी हैव 2 एनिमीज एंड बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो हमें जरूरत है। और लास्ट में वो कन्विंस हुए। 2001 में क्लिंटन की विजिट होती है इंडिया में और उसके बाद जो रिलेशंस होते हैं वो इंप्रूव होना शुरू होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रीसेंट कंटेक्स्ट की, जिस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो कंटेक्स्ट ये है कि नरेंद्र मोदी जी की विजिट है यूएस की और आज उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमारे यूएस के साथ है? पहला जो इश्यू है वो H1B वीजा को लेकर है। काफी स्ट्रिक्ट पोजीशन उन्होंने शो की है यूएस ने H1B वीजा पर। वो कई सारा कर्टेलमेंट इस पर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो H1B वीजा के थ्रू इंडिया से और चाइना से इमिग्रेंट्स वहां पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो यूएस के यूथ हैं उनकी जॉब को कर्टेल करते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू जो हमारा है वो ईरान को लेकर है। ईरान पर कई तरीके के सैंक्शंस लगा रखे हैं, लगाने की कोशिश में लगातार है यूएस, और ईरान में हमारे इंटरेस्ट है। जैसे कि वहां पर चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया। कई तरीके की, अभी एक न्यूज आई थी पिछले कुछ दिनों में कि ईरान पर सैंक्शंस के बाद, जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने ईरान पर, उसके बाद कोई भी जो कंपनीज हैं वो टेंडर लेने को तैयार नहीं है। जो हमारा चाबहार पोर्ट है ईरान में, तो उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। और अगर ईरान पर यूएस फर्दर सैंक्शंस लगाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बात करें चाइना की, तो चाइना से जो इशू एसोसिएटेड है वो ये है कि शुरू में जो यूएस का स्टैंड था चाइना के प्रति वो काफी टफ था। अब देखिए
जो इसके पहले की यूएस की पॉलिसी थी वो एशिया पाइवोट पॉलिसी की थी, जो जिसमें कि वो चाइना को कंटेन कर रहे थे। अब हमारे और यूएस की कोऑपरेशन का जो मेन बेसिस था वो कहीं ना कहीं चाइना को कर्टेल करना था, चाइना को कंटेन करना था। तो अगर चाइना के साथ वो रिलेशन को इंप्रूव करते हैं और ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो बेस है कोऑपरेशन का वो कहीं ना कहीं वीक होता है। दूसरा जो रिलेशन है पाकिस्तान से वो किस तरीके से इंपैक्ट होता है। हालांकि जो यूएस है वो इस बात को रिकॉग्नाइज तो करता है कि इंडिया जो है वो विक्टिम है टेररिज्म का, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो कश्मीर इशू में भी मीडिएशन चाहते हैं, जिस पर कि इंडिया काफी सख्त रवैया अपनाए हुए। इसके पहले उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा था कि वो इमीडिएट कर सकते हैं कश्मीर इशू को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया था। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हम देखते हैं। क्लाइमेट चेंज पर अभी उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से खुद को पीछे हटाया और इंडिया जो है उसका स्टैंड अभी भी मेंटेन है, वो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो उनकी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है वो भी इंडिया के फेवर में नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो एसोसिएटेड हैं इंडिया से और यूएस से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कुछ एक बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस आर्टिकल में। इसको 3 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसका मास मोमेंटम काफी लंबे समय से है और वो आगे भी मेंटेन रहेगा। दूसरी बात जो वो ये कहते हैं वो ये है कि अब देखिए कुछ भी हो, जो मोमेंटम लास्ट डिकेड में हमें देखने को मिला था बराक ओबामा के टेन्योर में, उसे मेंटेन कर पाना तो मुश्किल है। फिर भी जो इंडिया और यूएस के रिलेशन हैं वो आगे बढ़ेंगे और काफी अच्छे रहेंगे, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जाता है। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसने अप्रूवल दिया 2 डजन जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं जो काफी इफिशिएंट हैं और हमारी जो डिफेंस कैपेसिटी है उसको एनहेंस करेंगे, उसका अप्रूवल उन्होंने दिया और वो इंडिया को अब ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। इसके पहले अभी एक बात करते हैं, पेंटागन हाउस में जब इसको बेचने की बात की थी, जो वहां का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इस चीज को डिनाई कर दिया था। पिछले आर्टिकल में हमने इस बात को किया भी था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हालांकि जो इंडिया का बिहेवियर है ईरान के इशू पर, उस पर डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो लगातार एनहेंस होगी। तो ये पहले पॉइंट में जो आर्टिकल है वो ये बात कहता है। जो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से जो फॉरेन लीडर्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ट्रंप के बिहेवियर को। ये एक चांस है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है वो भी एक परसेप्शन सेव कर सकते हैं पाकिस्तान के रेफरेंस में यूएस का। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना और सऊदी अरबिया ने जो परसेप्शन थे उसको सेव किए। चाइना पर अगर हम बात करते हैं तो पहले जो बीजिंग के प्रति उनका रवैया था वो काफी शक था। वो कहते थे कि जो चाइना है वो मनी करेंसी मैनिपुलेटर है। एक बार तो शुरू में उन्होंने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को माना कि नॉर्थ कोरिया के जो विजन्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उनको कंटेन करने के लिए उनको कहीं ना कहीं जरूरत है चाइना की। ठीक है, साउथ चाइना सी पर भी उनका जो स्टैंड था वो मॉडरेट हुआ। ताइवान को जो वो आर्म्स वगैरह सेल कर रहे थे उसमें भी उन्होंने डिले किया, जो कि चाइना के फेवर में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब इसके बाद जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उन्होंने किसी न किसी फॉर्म में इस बात के लिए यूएस को कन्विंस कर लिया कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टैंड है चाइना का वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर नहीं है और वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। इस चीज के लिए इस चीज पर जो शी जिनपिंग का स्टैंड था उसको यूएस ने रिकॉग्नाइज किया और उसने इस बात को माना कि जो चाइना के एफर्ट्स थे वो काफी कारगर हैं, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम सऊदी अरबिया की बात करें या यूएई की बात करें तो हम देखते हैं कि ट्रंप ने किस तरीके से इन दोनों कंट्रीज के जो प्रपोजल थे, इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, वहां पर 10,000 जो यूएस ट्रूप है वहां पर अवेलेबल है और आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशंस चलाने के लिए भी जो कतर है वो इंपॉर्टेंट है। वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने सजेस्ट भी किया ट्रंप जी को कि इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए विद कंसेंसस, लेकिन ट्रंप ने फिर भी अपने स्टैंड को सऊदी अरबिया और यूएई के फेवर में रखा और उन्होंने कहा कतर को कि वो जल्दी से जल्दी जो आईएसआईएस का या फिर
टेररिज्म के प्रति जो कतर का रवैया है उसको सही करे। हम देखते हैं कि यूरोप और जापान के प्रति जो उनका रवैया है वो अभी भी काफी पहले जैसा नहीं है। जो पहले यूएस की स्ट्रेटेजी हुआ करती थी अपने ट्रेडिशनल अलाइज के प्रति, वो अब देखने को नहीं मिल रही है। और इसके अलावा जो हम थर्ड पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि कतर क्राइसिस के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो ट्रंप का अप्रोच है वो इस बात की केयर बहुत कम करते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी या मेंटेन रहेगी, म्यूचुअल कोऑपरेशन कंट्रीज के बीच में होना चाहिए या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। इस बात पर उनका जो अप्रोच है वो बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्पेस इंडिया को प्रोवाइड करता है कि वो पाकिस्तान के प्रति यूएस का जो रवैया है उसको शेप कर सकते हैं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी सिंपैथी दिखाई थी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रति, और अभी जो कंडीशंस चल रही हैं हो सकता है कि इंडिया को और भी स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़े पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो अब इसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस आर्टिकल में। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली तो हम यही कह सकते हैं कि हम कोई सी भी मुद्दे पर प्री एजम्पशन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जब ट्रंप चुनकर आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि वो इजराइल के सपोर्ट में अपने डिसीजंस को लेंगे। शुरू में उन्होंने इजराइल को सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आगे अपने स्टैंड को बदला तो ये काफी शॉकिंग था इजरायली लीडर्स के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बात की कि वो इजराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, जबकि इसके पहले जो एक्सपेक्टेड व्यू था यूएस का वो ये था कि वो पूरी तरीके से इजराइल के फेवर में अपने व्यूज को सेव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कहा जा सकता है वो ये कहा जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर और अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इंडिया के फेवर में सेव कर सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल के जो पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किए, और जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहां पर हम उसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं वो ये है, डू यू थिंक इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप मस्ट गो टू हायर ट्रेजेक्टरी सीइंग द प्रेजेंट ग्लोबल इशू एंड इंडिविजुअल कंसर्न्स, ठीक है। इस आंसर को आप लिखने की कोशिश करिए। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो 2000 में स्टूडेंट्स 2018 में प्रीलिम्स देने वाले हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को उस समय याद रखने की कोशिश करिए। दिस क्वेश्चंस वुड डेफिनेटली बेनिफिट यू इन योर एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्मार्ट सिटी पे आर्टिकल था तो मैंने उस पर बना दिया है। स्मार्ट सिटी पर ये क्वेश्चन है, बताना है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बताना है सही है कि नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्मार्ट सिटी मिशन प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप यहां आंसर को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, याद रखने की कोशिश करिए। जो अगला क्वेश्चन है वो ऑपरेशन प्रहार से रिलेटेड है। मैं दिस टाइम आई एम टॉकिंग टू स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जिनका अक्सर मुझसे क्वेश्चन होता है कि सर वी हैव प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग हिंदू और इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दैनिक जागरण इज क्वाइट गुड न्यूज़पेपर, बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें कवर किए जाते हैं। आप उसको दिल से पढ़ें, एक एक पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करें। बाकी जो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के कंटेंट हैं उसे हम यहां कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ऑपरेशन प्रहार पर, ये आज दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर है, और इस पर मैंने एक क्वेश्चन सेव किया है कि ऑपरेशन प्रहार इज रिलेटेड टू, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है कि ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो अभी हाल ही में चलाया जा रहा है, ठीक है, सुकमा के एरिया में। आपको बता दूं कि सुकमा का जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, वो काफी वल्नरेबल है नक्सलिज्म को लेकर, तो वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है। ये दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर है, तो मैंने यहां से क्वेश्चन बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, ठीक है। तो हावर आइलैंड से आपको बताना है सऊदी अरबिया कतर के बीच में है। मैं आपको बता दूं कि कतर इशू जो है वो काफी हाईलाइटेड है इस बार। तो ये जो इशू था ये काफी क्लोज आ गया था एग्जाम के, तो इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, लेकिन आगे के समय में कतर इशू पर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो यूपीएससी के कुछ फेवरेट रीजन है, जैसे कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ये काफी फेवरेट है। मैं आपको बता दूं 2015 में यूपीएससी ने इस रीजन से क्वेश्चन पूछे, जब उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट टच्ड स्टेट्स बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी, और उसका जो आंसर था वो जॉर्डन था। जॉर्डन बाउंड्री नहीं शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से।
15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में अगेन मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करती हैं। तो ये एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है कतर, और ये काफी हाईलाइटेड है, न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हावर आइलैंड किन दो कंट्री से रिलेटेड है? तो इसका जो जवाब है वो है बहरीन एंड कतर। बहरीन और कतर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निसार वॉज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। निसार आपको बताना है किस कंट्री के हेल्प से बनाया जा रहा है? इंडिया में, रशिया, फ्रांस, यूएस और जर्मनी। तो आपको बता देता हूं, इसका जो रिप्लाई है, आंसर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। मैं निसार का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, नासा यूएस रिलेटेड है। ठीक है, अब हु हैज कंपाइल्ड द बुक कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज। वैसे तो बुक्स वगैरह यूपीएससी बहुत कम पूछती है, बट कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज, ये किसकी बुक है? फॉर्मर स्पीकर मीरा कुमारी की है, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की, मनमोहन सिंह की, या प्राइम मिनिस्टर मोदी की? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है वो अभी यूएस पर हुई है। यूएस का जो स्टैंड है वो क्लाइमेट चेंज पर बहुत निगेटिव है, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर उनके जो जो स्टैंड्स हैं और जो जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं उन सब चीजों को उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। तो मुझे लगा कि ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये कुछ प्री के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, इसमें मैंने यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है वो मैंने दैनिक जागरण से मेंशन किया है कि ऑपरेशन ऑल आउट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू, किसके लिए किया गया है ये? फाइट अगेंस्ट नक्सलाइट प्रॉब्लम, टू मिटिगेट मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो इसका आंसर है वो ये है, टू मिटिगेट मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इसका जवाब है। ये दैनिक जागरण से मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आज यहाँ पर और डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आज के डिस्कशन में ये जो बातें की हमने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और हार्डवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।